के स्टूडेंट्स तो लास्ट क्लास में हमने ये किया था कि किस तरीके से जो है वो हम फॉर्म के ज़रिए से क्वेश्चनियर डेवलप कर सकते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम ये देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चनियर है वो किस तरह से दिख रहा होता है, या फिर हमने अपना जो क्वेश्चनियर डेवलप किया है, तो उस क्वेश्चनियर में जब डेटा फिल होके नज़र आ रहा होता है तो वो किस तरह से नज़र आ रहा होता है डेटा फिल होके, और हमें कैसे पता चलता है कि हमें कितने रिस्पॉन्सेज मिल गए हैं। लेट्स स्टार्ट। अब जब आप क्वेश्चनियर बना लेते हो तो क्वेश्चनियर जो है वो एक्चुअल में आपका आपकी गूगल ड्राइव के ऊपर जो है वो सेव हो रहा होता है, और गूगल ड्राइव के ऊपर आपका क्वेश्चनियर आपको नज़र आ रहा होता है। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल जब तक ये गूगल क्रोम जो है वो हमारे पास जो है वो है, जो है वो नज़र आ रहा है कि हमारा गूगल क्रोम है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टैब जो हमको मैं बंद करूँ, जैसे ही गूगल क्रोम हमारा ओपन हो गया तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें नज़र आ रहे हैं ये कुछ बॉक्स, 9 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये गूगल ऐप्स होते हैं। यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहीं से जैसे कि हमने गूगल फॉर्म लिया था, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ड्राइव है। जैसे ही हमने ड्राइव को ओपन किया तो हमारा क्वेश्चन जो है वो हमें सामने नज़र आना चाहिए। और अगर हमारा क्वेश्चनियर हमें मिसाल के तौर पे सामने नज़र नहीं आ रहा, जैसे कि यहाँ क्विक एक्सेस में नज़र आ रहा है, ऑडिट इफेक्टिवनेस के नाम से सेव किया था हमने, और ये जो ग्रीन आइकन के साथ आ रहा है ये इसकी जो है डेटा फाइल है, यानी एक्सेल की सूरत में उसको कह सकते हैं। तो ये नीचे भी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ऑडिट इफेक्टिवनेस के नाम से आपका क्वेश्चनियर है, और नीचे इसकी जो है वो डेटा फाइल नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम इसको खोल के देख लेते हैं ऑडिट इफेक्टिवनेस को। तो आप जैसे ही इस फाइल को खोल कर देखते हैं तो आपके सामने जो है वो एक तरफ लिखा हुआ क्वेश्चंस और दूसरी तरफ रिस्पॉन्सेज। तो ये क्वेश्चंस आपके क्वेश्चनियर नज़र आ रहा है, और रिस्पॉन्सेज में आपके पास जो है वो 9 रिस्पॉन्सेज नज़र आ रहे हैं। इसका ये मतलब है कि अब तक 9 रिस्पॉन्डेंट्स ने जो है वो तो आपका क्वेश्चन फिल किया है। 9 आपके जो भी मतलब यानी कि जिनको आपने लिंक भेजा उनमें से 9 लोगों ने जो है वो आपको क्वेश्चनियर जो है वो सेंड किया है। तो मैंने आपको वैसे तो बताया हुआ था कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चनियर को सेंड किया जाता है, लेकिन एक मरतबा फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर आपने क्वेश्चनियर सेंड करना है तो उसका सबसे आसान वे क्या है। तो हम सेंड का यहाँ पे बटन होता है, अगर हम किसी को भी ये क्वेश्चनियर सेंड करना चाहते हैं तो उसके पास का लिंक चला जाता है। तो एक तरीका तो ये है कि उसको आप ईमेल के थ्रू भेज दें, ठीक है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप ये जो चेन की तरह बटन बना हुआ है इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ये लिंक आ जाएगा। इसको आप यूआरएल कहते हैं। इस लिंक को आप शॉर्टन भी कर सकते हैं, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये शॉर्ट लिंक बन जाएगा। उसको यहाँ से आप कॉपी कर लें, और फिर आप इसको फेसबुक के जरिए के जरिए शेयर करना चाहते हैं, ट्विटर के जरिए शेयर करना चाहते हैं, या किसी को व्हाट्सएप करना चाहते हैं, या फिर आप किसी को ईमेल भी करना चाहते हैं, तो यही लिंक उसकी ईमेल में पेस्ट करके और आप उसको ईमेल कर सकते हैं। तो जब आप लिंक ले लेते हो तो लिंक आप कहीं पे भी किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट ही यहाँ से पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन क्योंकि लिंक आपको मिल जाता है तो फिर लिंक तो आप कहीं पे भी शेयर करते हैं। इवन आप जो टेक्स्ट मैसेज होता है उसके थ्रू भी जो है वो आप अपना लिंक शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चनियर
आपके रिस्पोंडेंट को कैसे नज़र आएगा, तो इस आई के बटन पे क्लिक करते हैं, ये प्रीव्यू शो करता है आपको। तो प्रीव्यू शो कर रहा है कि आपका क्वेश्चनियर जो है वो आपके रिस्पोंडेंट को, यानी कि जिसको आपने भेजा है, उसको किस तरह दिख रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बटन है, ये है आपका थीम का, कि आपको किस कलर की थीम रखनी है वगैरह वगैरह। जैसे कि मैं क्वेश्चन पे चला गया, अब यहाँ पर पर्पल की थीम है तो पर्पल पे नज़र आ रही है, ठीक है ना। अगर आपको कोई ऊपर इमेज वगैरह रखनी है तो आप इमेज भी रख सकते हैं। अभी देखिए मैंने कलर चेंज किया, उसकी थीम भी चेंज हो जाएगी। अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि जो ऑटो थीम आई है उसका कलर आपको मुनासिब नहीं लग रहा है, तो आप चेंज कर दें। या आपके पास टाइम है और आपको मज़ीद बनाना चाहते हैं, खूबसूरत वगैरह बनाना चाहते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप का फ़ॉन्ट्स वगैरह भी आप ले सकते हैं। बैकग्राउंड के अंदर भी कलर वगैरह जो बैकग्राउंड का है पीछे की साइड पे, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये आपके पास टाइम होता है तो आप नॉर्मली ये करते हैं। तो इसके अलावा आपके पास चूज़ इमेज है, तो इसमें बहुत सारी इमेजेस वगैरह दी हुई है। अगर आप चाहें तो इमेजेस वगैरह के हवाले से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइक जैसे कि अगर ये ऑडिटिंग वगैरह से रिलेटेड है तो कह सकते हैं कि ये इमेज जो है वो थोड़ी सी रेलिवेंट लग रही है, फॉर एग्जाम्पल, या ये बैकग्राउंड इमेज जो है वो यहाँ पे नज़र आ जाएगी, इसके हिसाब से इसकी थीम भी सिलेक्ट हो जाएगी। फिर भी अगर आप चाहें तो इसको थीम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इससे मिलते जुलते जो कलर्स हैं, जो थीम के अंदर कलर्स मौजूद हैं, इससे वही उठा लेगा। तो ये मतलब इसकी ब्यूटिफिकेशन के ऊपर अब आप जितना ध्यान देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चनियर जो है वो आपके पास रिस्पॉन्सेज जब आ जाते हैं, तो जब रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं तो एक तो तरीका ये होता है कि हम रिस्पॉन्सेज के जो एनालिसिस होते हैं वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर पे करते हैं। हम एक्सेल पे भी कर सकते हैं एनालिसिस, हम एस पी एस एस पे भी एनालिसिस कर सकते हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिन पे एनालिसिस होते हैं, लेकिन मशहूर सबसे ज़्यादा एस पी एस एस है। बहरहाल, लेकिन अब गूगल फॉर्म्स ने जो है वो ये भी आपको फैसिलिटी देती है कि जो बेसिक समरी एनालिसिस होते हैं, समराइज करके आपको, और इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसीज वगैरह होती है वो आपको जो है गूगल आपको खुद ही करके देता है। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, पाई चार्ट बना कर दे दिए कि आपके जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स है, मेल फीमेल, मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, ये आपको पाई चार्ट बना कर दे दिया है। इसी तरह क्वालिफिकेशन वाइज तो जितने भी रिस्पॉन्डेंट हैं वो सबके सब अंडर ग्रेजुएट है, इसलिए 100% आ रहा है। और वैरायटी होती तो यहाँ पर भी चेंज आ रहा होता। ये सेक्शन ए का हो गया। सेक्शन बी के अंदर जो भी हमारे क्वेश्चन थे तो उसमें स्ट्रॉन्गली एग्री डिसएग्री, यानी किस ऑप्शन पे कितने लोगों ने लगाया या कितने परसेंट लोगों ने लगाया। अब देखें, ऑरेंज न्यूट्रल है तो न्यूट्रल पे कितने 22.2%, और कितने 9 आउट ऑफ 9 जो है वो कितने 2, यानी कि 2 आउट ऑफ 9 रिस्पॉन्डेंट्स ने जो है वो न्यूट्रल पे लगाया है, जबकि 7 आउट ऑफ 9 ने जो है वो एग्री पे लगाया है। बाकी किसी ऑप्शन को किसी ने चूज नहीं किया इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन यहाँ पर पांचों ऑप्शन यूज हुए हैं। और जिस पे आप जाएंगे आपको उसके नंबर्स वगैरह नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इन द सेम वे ये सारे क्वेश्चंस आपको नज़र आने, और बहुत ही खूबसूरत से इसने आपको पाई चार्ट बनाकर ये तमाम क्वेश्चन जितने भी आपके पास क्वेश्चन में मौजूद थे, आपके पास समरी स्टैटिस्टिक्स जो है वो रेडिली अवेलेबल है इनका। अब अगर आप इसको फॉर एग्जांपल कॉपी करना चाह रहे हैं अपने, कॉपी करना चाह रहे हैं उसको पेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी रिपोर्ट में, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर ये बटन आया था, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाता है आपका। और कहीं पे भी एम एस वर्ड की फाइल में जाके इसको आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें या कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दें, तो हर ग्राफ आप उसको चाहें तो पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वो क्वेश्चन वाइज डेटा आ रहा होता है कि हर क्वेश्चन में कितने लोगों ने जो है वो किस पे रिस्पॉन्ड लगाया है। जैसे कि वहाँ पे भी नंबर आ रहा था तो यहाँ पे भी आ रहा था कि पहले में हमारे पास था जेंडर, तो फीमेल पे 6 लोगों ने लगाया है और मेल पे 3 लोगों ने। फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको, भी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम देखना चाहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लाइक अंडर ग्रेजुएट में 100% आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 9 रिस्पॉन्सेज, यानी कि तमाम के तमाम लोगों ने जो है वो अंडर ग्रेजुएट पे ही लगाया हुआ है। इसी तरीके से जो भी इसके क्वेश्चन है, तो एग्री पे कितने लोगों ने लगाया है, डिसएग्री पे, तो ये सब की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही होगी। तो आपको फ्रीक्वेंसी अगर आप नहीं भी कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है।
और उसके अंदर ऑप्शंस भी हैं कि आप किस तरह देखना चाहते हैं, यानी कि इसके अंदर कौन से ऑप्शंस थे, ऑप्शंस देखना चाहते हैं आप, या विदाउट ऑप्शन सिर्फ जिन दिन पे लगाया है वही देखना चाहते हैं, ओवरऑल तमाम ऑप्शन भी देखना चाहते हैं। तो अगर ओवरऑल तमाम ऑप्शन देखना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, आपको नीचे ओवरऑल तमाम ऑप्शंस भी नज़र आ जाएंगे। उस तरह ये सारे क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी भी नज़र आ रही है यहाँ पर। और एक इंडिविजुअल ने, यानी कि हर शख्स ने नंबर 1 या रिस्पोंडेंट नंबर 1 है जैसे कि, तो उसने मतलब कहाँ कहाँ पर सिलेक्ट किया था, उसका क्या क्वेश्चन था, उसका क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है। हाँ, यहाँ से आगे कर लेंगे तो रिस्पोंडेंट नंबर 2 का आपको सारा नज़र आ जाएगा, 3 का नज़र आ जाएगा। उसको चाहें तो आप यहाँ से प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसने बिल्कुल सही तरह से फिल नहीं किया या जो भी है, तो उसको आप चाहें तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और ये जो है मकसद कहने का ये है कि सिर्फ फॉर्म्स को जो है वो हम लोग क्वेश्चनियर्स में इस्तेमाल नहीं करते, इसको हम क्विज़ वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपके पास क्विज़ वगैरह होते हैं और अगर आप उसकी हार्ड कॉपी को सेव करना चाह रहे होते हैं, तो उसका भी एक यही वे होता है कि आप इसको प्रिंट आउट निकाल के उसकी हार्ड कॉपी में भी इसको आप सेव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मतलब जो है, जो हमें ऑटोमेटिकली या खुद से कह लें आप लोग कि आपको रेडीली ये चीज़ अवेलेबल होती है, इनको भी आप अपनी रिसर्चेज में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको परसेंटेजेस वगैरह की फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत हो, पाई चार्ट्स की ज़रूरत हो। इसके अलावा अगर ये आपको मतलब डेटा चाहिए होता है, तो आपको ये नहीं है कि हर जगह अब आपको देख कर और फिल करना होता है। जिस तरह हम हार्ड कॉपी का जो क्वेश्चन होता है फिजिकल, उसमें हमें देख के और सारा डेटा फिर एक्सेल में फिल करना होता है, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारा डेटा आपके पास जो है वो आ रहा होता है एक्सेल की शीट। तो हम देखते हैं कि एक्सेल की शीट में किस तरह आएगा। तो यहाँ पर देखें, ये ग्रीन बटन बना हुआ है, यहाँ लिखा व्यू रिस्पॉन्सेज इन शीट्स। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली शीट में नहीं आएगा, बल्कि वो कहेगा कि इसके लिए शीट क्रिएट कर दूं या नहीं कर दूं। तो जब आपसे पूछेगा तो आप इसमें नाम वगैरह दे देंगे शीट का, और इससे आप जो है वो इसको शीट क्रिएट कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके ड्राइव के ऊपर शीट क्रिएट हो जाएगी। हम फर्स्ट टाइम नहीं करें, हमने पहले इसको क्रिएट कर लिया, तो हम जब क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इसकी जो एक्सेल की शीट है वो ओपन हो जाएगी। जैसे कि ये एक्सेल की शीट हमारे पास ओपन हो गई, और जिन जिन ऑप्शंस पे रिस्पोंडेंट्स ने सिलेक्ट किया था उन ऑप्शन के नाम यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। देखिए, जेंडर में पहले वाले ने मेल, पहला मेल था, दूसरा फीमेल था, तीसरा फीमेल था, चौथा पांचवा मेल था, और आगे फीमेल। इस तरह अंडर ग्रेजुएट सभी थे। फिर पहले क्वेश्चन में फर्स्ट वाले ने एग्री लगाया है, दूसरे ने न्यूट्रल लगाया है, तीसरे ने डिसएग्री लगाया, वगैरह वगैरह। तो ये सारे आपके पास जो है वो ऑप्शंस आपके पास जो है वो नज़र आपको आ रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको चाहें तो अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर भी एक्सेल में इसको सेव कर सकते हैं। उसका तरीका ये होगा कि आप फाइल में चले जाइए और यहाँ पर आपके पास दिया हुआ डाउनलोड। डाउनलोड में डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास। अगर आप इसको एक्सेल के फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा, जो एक्सेल की एक्सेल फाइल है। ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में करना चाहते हैं कि डॉट ओडीएस है, तो उसके लिए आपके पास ओपन ऑफिस होना चाहिए। ओपन ऑफिस में ये वाला डॉक्यूमेंट खुलेगा, इसलिए कोशिश करें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो ओपन ऑफिस में भी खुल जाता है, और आपके एमएस एक्सेल में भी खुल जाता है। अगर आप इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं करना चाहते और आप सिर्फ इसको एज ए मतलब एक डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं, तो आप इसको पीडीएफ सेव कर लें। अगर आप इसको वेब के अंदर या जिप वगैरह में करना चाहते हो तो आप इस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा कोमा सेपरेटेड वैल्यूज होता है, सीएसवी, ये भी एक फॉर्मेट होता है। ठीक है ना, जो करंट शीट है ये भी आपकी सीएसवी के फॉर्मेट पे है। सीएसवी का फॉर्मेट भी एक्सेल में खुल जाता है, तो अगर आपने सीएसवी में कर दिया, एक्सेल पे भी खुल जाएगा, वो नोटपैड पे भी खुल जाएगा, और भी कहीं मतलब जो है वो उसके अंदर ऑप्शन होते हैं, जैसे कि लाइक ई व्यूज़ पे आप खुलना चाहते हो तो वहाँ पे भी डॉट सी एस वी की फाइल खुल जाती है। इसके अलावा जो है वो टी एस पी है, टी एस पी टैब सेपरेटेड होती है फाइल। ठीक है, जिसमें टैब्स जितने लगे होंगे उतना वो आपके कॉलम्स और रोज बना देगा टैब्स के हिसाब से। कॉमा सेपरेटेड में ये होता है कि जो आपको फाइल देगा उसमें सब में कॉमा लगा होगा। कॉमा एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू के दरमियान में कॉमा होगा। तो जब आप एक्सेल वगैरह में डालेंगे तो एक्सेल इसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि कॉमा का मतलब है कि एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में जो सेपरेशन। लाइक फॉर एग्जांपल, जब आप इसको सी में सेव करेंगे तो ये बिल्कुल एक साथ ही पूरा टेक्स्ट आ जाएगा, लेकिन
दरमियान में मेल और अंडर ग्रेजुएट के दरमियान में कॉमा आ जाएगा, अंडर ग्रेजुएट एग्री के दरमियान में कॉमा आ जाएगा, इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू कहते हैं। और अगर आप टैब सेपरेटेड लेंगे तो इनके दरमियान में टैब आ जाएंगे। कोई आपको बॉक्सेस वगैरह नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आप जब एक्सेल में खोलेंगे तो एक्सेल आपसे पूछेगा कि आपको कॉमा सेपरेटेड करना है या टैब सेपरेटेड करना है। तो आप जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपके पास नॉर्मल फाइल आ जाएगी। बहरहाल सबसे बेस्ट यही है कि जब अगर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है CSV वगैरह के अंदर, तो बेस्ट यही होता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर खोल लें। जैसे ही हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर इसको डाउनलोड किया है, ये हमें दिखा रहा है कि ऑडिट इफेक्टिवनेस रिस्पॉन्सेज 1, क्योंकि रिस्पॉन्सेज के नाम से फाइल पहले से मौजूद है। उसकी वजह ये है कि इसको हमने पहले डाउनलोड किया था, उसके ऊपर हम लोग कुछ काम भी कर चुके थे, तो इसलिए ऑडिट इफेक्टिवनेस रिस्पॉन्सेज, ताकि इसके ऊपर जो भी हमें काम है तो मैं आपको दिखा सकूँ। तो ये 1 के नाम से मैंने सेव कर लिया इसको। और ये क्योंकि क्रोम है तो क्रोम में यहाँ पे भी डाउनलोड हुई हुई फाइल नज़र आ जाती है, और जिस फोल्डर में आपने सेव किया था वहाँ पे भी आ जाएगी। तो अगर आप फोल्डर से खोलना चाहते हैं फोल्डर से खोल लें, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट खोलना चाहते हैं डायरेक्ट खोल लें, तो मैं डायरेक्ट ही खोल लूँ। अब ये फाइल एक्सेल में खुल रही है। एक्सेल में ये फाइल आ रही है, इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास प्रोटेक्टेड व्यू है, अगर तो उसको अनेबल एडिटिंग करते हैं, इसके बगैर जो है यहाँ पे कुछ एडिटिंग कुछ चेंजेस नहीं हो सकती। प्रोटेक्टेड व्यू नहीं आ रहा तो फिर तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक्सेल में सारा डेटा, एक्सेल में हमारे पास डेटा नज़र आ रहा है, लेकिन क्योंकि हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने, और ये जो है टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा है, तो अगर हमें इसको नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि हम इसको कोडिंग देना चाह रहे हैं, तो हमें इसको नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम करते हैं, हमें फ़िलहाल टाइम स्टैम्प के अगर कॉलम की ज़रूरत नहीं तो उसको हमने यहाँ से, जैसे कि हम ऊपर गए ए पे, तो देखा हमने ये एक जो है वो थोड़ा सा हमारे पास थिक सा जो है वो एरो बना हुआ आ रहा है, जो डाउनवर्ड आपको डायरेक्ट कर रहा है। तो इसको जब हम रख के राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरा सिलेक्ट भी हो जाएगा, और हमारा जो है वो मेन्यू खुल जाएगा छोटा सा। इसको आप डिलीट कर देंगे तो ये आपके पास चला गया। इस तरह जो भी कॉलम आप डिलीट करना चाहें वो कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करना चाहें तो कॉपी पेस्ट भी इसी तरह कर सकते हैं, पूरे कॉलम को अगर आप करना चाहते हैं 12। अब हमारे पास जो है वो ये क्वेश्चन आ गया। अब हम इनको कोडिंग देना चाह रहे हैं, लाइक जेंडर है, तो जेंडर को हम मेल और फीमेल हमारे पास मौजूद है। अगर हम मेल को 1 असाइन करना चाह रहे हैं और फीमेल को 2 असाइन करना चाह रहे हैं, तो उसको करने का तरीका ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले ले लिया मेल और इसको रिप्लेस कर दिया आपने 1 से, तो एक्चुअल में होगा क्या वो आप देख लें। जैसे ही आपने रिप्लेस किया तो आपके पास जो जहाँ जहाँ मेल लिखा हुआ था वो चेंज हो गया, और फीमेल के अंदर भी क्योंकि मेल का वर्ड मौजूद होता है तो इसलिए इसने फी 1 कर दिया, जो कि समटाइम्स तो हम इसको पॉप अप कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है इस तरह की चीज़ें। इसलिए उसका बेस्ट हल ये होगा कि आप इसको, देखिए अगर हमने इसमें देख लिया कि मेल भी है और फीमेल, तो फीमेल से ही अगर हम स्टार्ट करेंगे तो मेल फिर हमारा वैसे ही रहेगा। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले करता हूँ फीमेल को करता हूँ, अगर मैं रिप्लेस, और फीमेल को मैं 2 असाइन करना चाहता हूँ तो मैंने 2 असाइन कर दिया और रिप्लेस, और फीमेल्स हैं वो रिप्लेस हो गई, मेल वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसी तरह अपने मेल को रिप्लेस करूँगा 1 से तो ये मेल भी रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरीके से जब अंडर ग्रेजुएट है, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसी कॉलम में अंडर ग्रेजुएट जहाँ लिखा हुआ है उसको चेंज करना है, बाकी कहीं भी क्वेश्चन में या किसी और ऑप्शन में आ रहा नहीं चेंज करना, तो इसलिए फिर मैं इसको ये करूँगा कि इसी कॉलम को सिर्फ मैं सेलेक्ट करूँगा और उसमें कंट्रोल F करके, ये याद रखिएगा स्पेलिंग सही से बिल्कुल एज इट इज़ वही टाइप होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग में फ़र्क होगा तो रिप्लेस नहीं करेगा। अब अंडर ग्रेजुएट को फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा हूँ 5, तो मैंने रिप्लेस कर दिया 5 से। जो भी क्वेश्चन के अंदर आपकी सीक्वेंस हो उसके हिसाब से दे तो बेहतर रहता है। इसी तरीके से अब मैं एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री वगैरह इसको जो है वो करना चाह रहा हूँ, तो उसमें तरीका ये भी हो सकता है कि आप एक एक कॉलम को भी करें, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ओवरऑल तमाम कॉलम्स को कर दें। लेकिन इसके अंदर आपको अगेन यही वाली बात याद रखनी है कि आपके पास स्ट्रांगली डिसएग्री है, आपके पास डिसएग्री है,
ठीक है। इसके अंदर कहीं पे गलती से आपके पास स्ट्रांगली भी आ गया तो उसको आप देख लेंगे स्ट्रांगली आपने अपने क्वेश्चनियर में कहाँ पर गलती से स्ट्रांगली लिख दिया था, यानी कि डिसएग्री की जगह स्ट्रांगली लिख दिया था या एग्री की जगह लिख दिया था। मैंने क्वेश्चन चेक कर लिया तो इसमें स्ट्रांगली एग्री की जगह सिर्फ स्ट्रांगली गलती से कुछ जगहों पर टाइप हो गया था, तो उनको मैं स्ट्रांगली एग्री ही से रिप्लेस करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो एग्री, अगर मैं एग्री को चेंज करूँगा तो एग्री एग्री के अंदर भी मौजूद है, डिसएग्री के अंदर भी एग्री मौजूद है, स्ट्रांगली डिसएग्री के अंदर भी एग्री मौजूद है, राइट। तो ये काफ़ी सारे मतलब मेरे ऑप्शन जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इसलिए बेस्ट ये है कि सबसे पहले मैं स्ट्रांगली डिसएग्री को कर लूँ, क्योंकि इसके अंदर एग्री भी शामिल है, डिसएग्री भी शामिल है। तो अगर मैं डिसएग्री को चेंज करूँगा तो भी स्ट्रांगली डिसएग्री में प्रॉब्लम आएगा, स्ट्रांगली एग्री को चेंज करूँगा तो भी स्ट्रांगली डिसएग्री में प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि स्ट्रांगली डिसएग्री को मैं जो है वो रिप्लेस कर देता हूँ। मैं पूरा सिलेक्ट कर लूँगा एंड तक। इस क्वेश्चन सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की करूँगा तो पूरे का पूरा मेरा सिलेक्ट हो जाएगा जहाँ तक मैं करना चाहूँ। कंट्रोल एफ किया मैंने, तो यहाँ पर अब मुझे तलाश करना है कौन सा स्ट्रांगली डिसएग्री में तलाश कर रहा हूँ, मुझे रिप्लेस करना है इसको 1 के साथ रिप्लेस करना है। तो मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया। मेरे स्ट्रांगली डिसएग्री 5 थे, वो 5 के 5 जो है वो रिप्लेस हो गए। उसके बाद मैं स्ट्रांगली एग्री करना चाह रहा हूँ, स्ट्रांगली एग्री में 5 से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, रिप्लेस किया तो 39 रिप्लेस हो गए। और मुझे ये भी पता है कि जो खाली स्ट्रांगली था वो भी 5 ही था, तो उसको भी मैंने कर लिया। इसके बाद जो है वो मैं करूँगा एग्री को मैं देना चाह रहा था 4 देना चाह रहा था, तो 4 दिया मैंने, तो सारे एग्री भी चेंज हो गए। लेकिन देखिए डिसएग्री के अंदर डिसएग्री को मैंने चेंज नहीं किया तो डिस 4 आ गया, तो ये मिस्टेक हो गई। इसको हम एक काम करते हैं कि दोबारा से सेट करते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो दोबारा से आ जाएंगे। तो एग्री से पहले जो है वो हम किसको कर लेंगे, डिसएग्री को कर लेंगे। डिसएग्री को हम लेना चाह रहे हैं, दे दिया डिसएग्री को, सारे डिसएग्री चेंज हो गए। अब हम एग्री को चेंज करते हैं तो हमारे पास डिस 4 नहीं आएगा, बल्कि एग्री ही आ जाएगा, एग्री की जगह पे 4 आ जाएगा। तो ये देखिए सारे एग्री की जगह पे 4 आ गया। जो लास्ट वाला है वो हमारा है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल ले लेते हैं। न्यूट्रल को हमने जो है वो देना है 3 असाइन कर दिया न्यूट्रल को, तो ये सारे न्यूट्रल भी हमारे रिप्लेस हो गए। ठीक है जी, तो इस तरह जो है वो हमारा जो की कोडिंग है वो हो गई, बजाय इसके कि हम एक एक को जहाँ न्यूट्रल है जहाँ एग्री है ये एक रही है, ठीक है ना। तो अब से बजाय इसके कि मैं देखते एग्री को मैंने देना है भाई 3, न्यूट्रल को देना है 3, एग्री को देना है 4, ये एक क्वेश्चन के अगर 50 क्वेश्चन होंगे तो कितने दिन लगेगी। और हमारे पास सिर्फ 9 रिस्पॉन्डेंट्स हैं, अगर हमारे पास 1000 रिस्पॉन्डेंट्स होंगे और हम इस तरह एक एक को करेंगे तो हमें कितने दिन लगेंगे। तो लोग इस तरह भी करते हैं जिनको फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन चलाना नहीं आता है। तो जब आपने फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन चलाना सीख लिया है तो फिर आपके लिए जो है वो आसानी हो जाएगी। अब दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो टॉप में फुल क्वेश्चनियर आ रहे होते हैं जब हम डेटा लेते हैं तो, लेकिन जब हमें एनालिसिस करने होते हैं तो बजाय इसके कि हम फुल क्वेश्चनियर लें, हमें उस आइटम का नाम या उस क्वेश्चन का यूँ समझ लीजिए कि एक शॉर्टकट नेम होता है वो रखना होता है। लाइक उसको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 भी रख सकते हैं। और एक तरीका ये भी होता है कि उस वेरिएबल की जो कंस्ट्रक्ट होती है, लाइक इंटीग्रेशन है, एफिशिएंसी है या रिलायबिलिटी है, रेलिवेंस है, जो भी नाम है उसके नाम का शॉर्टकट बना के और हर आइटम का लाइक 1 2 3 4, क्योंकि हमारे पास हर कंस्ट्रक्ट के लिए 2 3 4 5 जो भी मतलब यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। तो अब हम ये करते हैं कि हम अपने क्रोम पे चले जाते हैं, वहाँ से हमें यहाँ पर नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन ये। इसमें जो है जैसे कि जेंडर और क्वालिफिकेशन ये तो ओके, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर चले जाएंगे इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 1 2 5 6 7, यानी कि शुरू के जो 7 क्वेश्चन हैं वो किसके हैं, इंटीग्रेशन के हैं। तो इसको मैं शॉर्टकट नेम दे देता हूँ इंटीग्रेशन को INT,
INT5, INT6, INT7। ठीक है जी, ये 7 थे इसमें, तो ये देखिए मैंने 7 दे दिए, राइट। इसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आगे जो है वो नेक्स्ट मेरे पास था फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में 1, 2, 4, 5, 5 थे। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी को मैं नाम देता हूँ फ्लेक्स का। फ्लेक्स 1, फ्लेक्स 3, फ्लेक्स 4, 5। ठीक है जी, फ्लेक्सिबिलिटी के भी 5 आ गए हमारे पास। फ्लेक्सिबिलिटी के बाद है हमारे पास रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 5 है रिलायबिलिटी में भी। तो रिलायबिलिटी को हम शॉर्टकट नेम दे देते हैं रेल। रेल 1, रेल 2, रेल 5। रिलायबिलिटी में भी हमारे पास 5 है। रेलिवेंस पे चले जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5। 5 है रेलिवेंस की, तो रेलिवेंस की 5 है, तो रेलिवेंस तो हम रैल नहीं दे सकते, तो रैली दे देते हैं। रैली 1, रैली 2, रैली 3, रैली 4, रैली 5। इसका कोई शॉर्टकट भी होना चाहिए कि मतलब हम लोग एक एक को टाइप करते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लगता है। हमारा जो लास्ट कंस्ट्रक्ट है वो है IAS, इंटरनल ऑडिट इफेक्टिवनेस। ठीक है ना, तो आई IAS 1, IAS 2। इसी तरह हम चाहें तो सब में टाइप कर सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट ये है कि आपने दो टाइप की इसको शिफ्ट के साथ, शिफ्ट और राइट की के साथ सेलेक्ट किया, और यहाँ पर आप देखें तो ये जब हम इस डॉट पे जाते हैं तो ये प्लस का बटन बन जाता है। अब आप जब इसको ड्रैग करेंगे राइट साइड पे तो ऑटोमेटिकली आपके आइटम्स के जो भी नाम है वो खुद ही पिक करना शुरू कर देगा। 6 आइटम्स या 5 आइटम्स, जो भी 6 नहीं 5 है तो 5 तक खुद ही पिक कर लिया, तो ये एक तरह से इसका शॉर्टकट है। इसके अलावा अब यहाँ देखें हम तो काफ़ी हमारे जो कॉलम है वो बहुत बड़े बड़े कॉलम नज़र आ रहे हैं, चौड़े कॉलम नज़र आ रहे हैं। तो इसकी विड्थ को भी कम करने का तरीका ये होता है कि यहाँ आप जाएंगे लाइन पे तो ये एक प्लस की साइन में आपका कर्सर चेंज हो जाएगा, लेकिन इसके प्लस के दोनों साइड पे एरो है। इसका मतलब ये है कि आप इसकी विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो एडजस्ट कर लेगा, वरना आप खुद भी इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो एडजस्ट कर लेगा। जितना मैक्सिमम इसको चाहिए होगी विड्थ उतनी खुद ही एक्सेल जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। मैं डबल क्लिक करता जा रहा हूँ तो ये सिलेक्ट होता जा रहा है। तो इससे ये होता है कि आपका डेटा बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं लगता, बल्कि नॉर्मल साइज में आ जाता है। उसको ऑब्जर्व करना भी ईजी होता है, आप इसको आराम से देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई आपको चीज़ यानी कि नज़र नहीं आ रही प्रॉपरली तो वो भी आपको आप सामने सारा डेटा नज़र आ रहा, तो कोई चीज़ मिसिंग हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, वो सामने नज़र आ रही होती है। बार बार आपको आगे पीछे मूव करना। अब ये देखिए सारे का सारे क्वेश्चन का डेटा मेरे पास एक ही उसमें आ गया। जब वहाँ पर डेटा जैसे कि मौजूद हो गया, अब हमें ये करना होता है इसका कि इसको जो है वो हम क्या करते हैं, ये एनालिसिस करते हैं। तो इसके एनालिसिस को करने का तरीका ये होता है कि इसमें आपके पास एक डेटा का ऑप्शन होता है। जब आप डेटा के ऑप्शन में जाते हैं तो आपको यहाँ पर राइट पर जो है वो डेटा एनालिसिस नज़र आता है। लेकिन अगर आपके एक्सेल में जब आप जाएंगे डेटा में और आप डेटा एनाल देखेंगे डेटा एनालिसिस, तो हो सकता है कि कुछ में आपको नज़र आ रहा हो, कुछ में आपको नज़र नहीं आ रहा होगा डेटा एनालिसिस। अब ये डेटा एनालिसिस अगर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, कैसे आप डेटा एनालिसिस अपने एक्सेल में लेकर आएंगे। तो उसके लिए जो है वो बहुत आसान वे है हमारे पास, क्या है कि फाइल में चले जाएंगे आप। कुछ एक्सेल में आपके पास फाइल का ऑप्शन होता है तो आप फाइल में चले जाते हैं, या कुछ में फाइल के अंदर अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो आप यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो MS ऑफिस का एक छोटा सा सिंबल बना हुआ होता है कलरफुल, उस पर चले जाते हैं, वहाँ से भी आ जाते हैं। क्या आ जाता है, आप फाइल में जाते हैं नीचे ऑप्शन, उसमें भी अगर फाइल में आपको इस तरह ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा तो आपको कुछ वर्जन्स में वहाँ से मिल जाते हैं ऑप्शन लिखा हुआ।
जब आप ऑप्शन पे चले जाएंगे, यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आपने लेफ्ट साइड पे देखना है जहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है ऐड इन्स। ऐड इन्स पे आपने क्लिक करना है। जैसे आपने ऐड इन्स पे क्लिक किया तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें आपको देखना है एनालिसिस टूल पैक, ठीक है ना। सिर्फ एनालिसिस टूल पैक सारा वाला, ये मेरा एक्टिव हुआ हुआ है। अगर एक्टिव नहीं होगा तो इनएक्टिव में नजर आएगा, और उसमें दो हैं, देखिए वीबीए भी है और सादा। तो सिंपल वाला जो है वीबीए के बगैर वाला, वो आपने लेना है। और यहाँ नीचे जो आपको दिया हुआ है मैनेज, तो इसके अंदर आप देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है, लेकिन आपका एक्सेल एड इन सेलेक्ट होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, और गो कर देंगे। जैसे आप गो करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक एड इन्स का एक बॉक्स खुला हुआ नजर आएगा। उसमें आपको मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे होंगे, नहीं भी आ रहे होंगे तो एक ऑप्शन कम से कम एनालिसिस टूल पैक का आ रहा होगा। और अगर बहुत सारे भी आ रहे हैं तो उसमें आप अगेन आप जो है वो एनालिसिस टूल पैक ले लें और ओके कर दें। आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपके यहाँ पे डेटा एनालिसिस नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नज़र नहीं आ रहा होगा तो यहाँ से आप जैसे ही आपने ओके किया होगा तो आपसे कहेगा कि इंस्टॉल नहीं है आपके पास एनालिसिस टूल पैक। तो इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल के लिए वहाँ पर ही ऑप्शन आ रहा होगा, डू यू वांट टू इंस्टॉल लिखा हुआ होगा। आप उसको ओके करेंगे तो वो इंस्टॉल खुद ही कर देगा। इसके लिए आपको कोई सीडी या इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी फाइल्स ऑलरेडी एक्सेल की फाइल्स में मौजूद होती है, सिर्फ आपने वहाँ से डाउनलोड करना होता है, यानी इंस्टॉल करना होता है। आप इंस्टॉल करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे डेटा एनालिसिस नज़र आ जाएगा। ये आप जहन में रखिएगा। जब आप डेटा एनालिसिस के अंदर जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। आपके पास अनोवा आ रहा है, सिंगल फैक्टर, टू फैक्टर अनोवा, विद रेप्लिकेशन आ रहा है, विदाउट रेप्लिकेशन आ रहा है। आपके पास जो है वो को रिलेशन आ रहा है, आपके पास जो है वो को वेरिएंस आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, आपके पास एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग आ रहा है, एफ टेस्ट टू सैंपल वेरिएंसेस का आ रहा है। इसके अलावा आपके पास जो है वो फोरियर एनालिसिस आ रहा है, आपके पास हिस्टोग्राम आ रहा है, मूविंग एवरेज, रैंडम नंबर जनरेशन, रैंक एंड परसेंटाइल, रिग्रेशन, सैम्पलिंग, टी टेस्ट, पेयर सैंपल है, टू सैंपल अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस, इक्वल वेरिएंसेस, टू सैंपल फॉर मीन। यानी कि काफ़ी आपको जो है वो ऑप्शन यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। जो आपने स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस के कोर्स में चीज़ें पढ़ी होंगी, तो आप यहाँ पर एक्सेल से जो है वो डायरेक्टली जब डेटा एनालिसिस आपने इंस्टॉल कर लिया तो अब आप यहाँ से डायरेक्टली जो है वो काफ़ी चीज़ें आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास मतलब जो है वो अगर SPSS नहीं है तो अब हम कैसे एनालिसिस करेंगे, हमारे पास तो इंस्टॉल नहीं है और हमें तो कल ही रिपोर्ट बनानी है, 2 दिन में रिपोर्ट बनानी है, ये जो भी है। तो एक तरीका तो ये है कि आप SPSS को अरेंज कर लेंगे, और दूसरा तरीका ये होता है कि आपने क्या करना है कि आप सिंपली जो है वो यहाँ पर से ही आप डेटा एनालिसिस जो है वो कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप अपने जहन में रखेंगे कि आपने किस तरीके से मतलब जो है वो इंस्टॉल करना है। अब इसके अंदर जब आपने ये डेटा एनालिसिस इंस्टॉल कर लिया तो पहली फुर्सत में आप ये काम करेंगे कि जहाँ पर भी एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट के आइटम ख़त्म हो रहा है, लाइक ये इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन के जहाँ पर भी आइटम ख़त्म हो रहे हैं यानी कि 7 तक, ठीक है ना, इसके नेक्स्ट वाले में जाके आप राइट क्लिक करें और इंसर्ट करें। डिलीट हो गया मुझसे गलती से, तो घबराना नहीं, आपने कंट्रोल Z करेंगे आ जाता है वापस। इंसर्ट कर दिया मैंने, ये खाली हो गया। अब इसका नाम मैंने रख दिया INT, सिर्फ INT मैंने नाम रख दिया, या बहुत सारे लोग INT एवरेज के नाम से भी रखते हैं। INT AVE का मतलब कर दिया हमने INT एवरेज, लेकिन ये इससे क्या हो गया, हमारा कॉलम थोड़ा चौड़ा हो गया, तो हम इसको INT रख लेते हैं, सिर्फ INT रख लिया हमने। INT क्या, ये एक्चुअल में इसकी ओवरऑल एवरेज है। किसकी एवरेज है? INT के अंदर जितने भी आइटम्स आ रहे हैं उसकी एवरेज। क्योंकि हमारे पास हमें इसको एक वेरिएबल बनाना होता है तो हम डिफरेंट आइटम्स को अलग अलग एनालाइज नहीं कर सकते। हमें तो इसको एक वेरिएबल बनाना होता है, तो हम इसको एक वेरिएबल बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको एवरेज आउट कर देते हैं। एवरेज आउट करने का तरीका क्या है, यहाँ पर इक्वल ले लें आप और एवरेज लिखेंगे जैसे ही आप, तो यहाँ पर आपका काफ़ी एवरेजेस आ जाएंगे। सेकंड वाले में आप देखें जिसमें सिर्फ एवरेज लिखा हुआ है, बाकियों में एवरेज की के साथ मजीद जो है वो कुछ एडिशन है या
कुछ डिफरेंट है स्पेलिंग्स है, तो उसको हम नहीं लेंगे, सिर्फ हम एवरेज को ले लेंगे। और हमने यहाँ से 7 से लेके और 1 तक को सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। ये हमारे पास एवरेज आ गई। उसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये सारी एवरेजेस जो है वो पेस्ट हो जाएगी। इसी तरीके से मुझे अगर फ्लेक्सिबिलिटी का चाहिए तो अगेन मैं जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो रहा है उसके बाद वाले पे क्लिक करके इंसर्ट करूँगा। यहाँ पर भी मैं फ्लेक्स लिख दूंगा सिर्फ। इसमें मुझे एवरेज चाहिए तो एवरेज ले लूँगा, मैं डबल क्लिक करूँगा, मेरे पास जो है वो फ्लेक्स की एवरेज आ गई। और उसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो नीचे तक ये ड्रैग हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। एक तरीका ये होता है, एक होता है कि कॉपी करके नीचे तक पेस्ट करें, तो डायरेक्ट अगर हो रहा है हमारे पास तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम ज़्यादा टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट करें। इसी तरीके से रिलायबिलिटी हमारा ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, तो रैली के फर्स्ट पे जाके आपने राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट हो गया, रैल कर देते हैं, उसमें भी हम एवरेज लगा देते हैं। इसी तरह रैली है हमारे पास, रैली में भी यही करेंगे, हम इंसर्ट कर देंगे और यहाँ पर हम रैली और एवरेज लगा देंगे। एवरेज में हम इसी तरह इंटरनल ऑडिट इफेक्टिवनेस है तो उसका नाम हम रख देंगे IAS सिंपली और एवरेज। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम चाहें तो उसकी एहतियातन हम एक जो है वो फाइल भी बना, दूसरी भी शीट बना सकते हैं। कुछ एनालिसिस ऐसे होते हैं जिसमें हमें सिर्फ आइटम्स की ज़रूरत होती है, कुछ एनालिसिस ऐसे होते हैं जिसमें हमें कंस्ट्रक्ट्स की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करेंगे कि इसको पूरे को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और अगली शीट पे जाके हम इसको राइट क्लिक करके और यहाँ पर पेस्ट ऑप्शंस के अंदर हमारे पास ये 1 2 3 आ रहा होता है। इसमें क्या होगा कि ये आपके फार्मूले कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ नंबर्स कॉपी करेगा, तो ये कर लिया। इसमें क्या हुआ कि अब आपके पास ये फार्मूले नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई चेंजेस होती है तो फार्मूले की वजह से यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। और हमें फॉर एग्जांपल सिर्फ एवरेज किए हुए कंस्ट्रक्ट चाहिए, तो हमें आइटम नहीं चाहिए, हमने आइटम उड़ा दिया। तो हमें जो जो आइटम्स नहीं चाहिए थे हमने वो आइटम्स उड़ा दिए हैं। हमने सिर्फ जो है वो एवरेज वाले रखे हैं अपने पास, ताकि अगर इसके ऊपर हम कोई एनालिसिस करना चाहें तो एनालिसिस कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देख लें हमने इस तरह भी एक प्रणाली, अगर हम चाहें तो एक ऐसी बना दें जिसमें हमें एवरेजेस नहीं चाहिए लेकिन सिर्फ हमें इंडिविजुअल आइटम्स चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। अच्छा, एक और शॉर्टकट भी है कि इसी को हम मूव और कॉपी भी कर सकते हैं, और यहाँ कॉपी कर दें हम, ठीक है। और इसका नाम जो है वो आप लाइक यहाँ पे क्रिएटिव कॉपी लिखा हुआ है, इसको आप ओके कर देंगे, नाम आपके पास यही आ जाएगा, फॉर्म रिस्पॉन्सेज 1 2, ठीक है ना। तो आप इसको नाम चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं, शीट 2 भी नाम रख सकते हैं, जो भी नाम आप चाहे रख सकते हैं। अब इसमें शीट 2 में मैं ये चाहता हूँ कि हमें सिर्फ जो है वो आइटम्स चाहिए, ये इसकी एवरेज आउट नहीं चाहिए, तो इसको मैं लेके डिलीट कर लूँगा। अगर मुझे कोई ऐसे एनालिसिस करने जिसमें मुझे आइटम्स की ही सिर्फ ज़रूरत है, मैं सिर्फ वही ले लूँगा। मुझे एवरेजेस वाले नहीं चाहिए तो उसको मैं हटा दूँगा। तो ये आप अपनी सहूलत के हिसाब से कई शीट्स बना सकते हैं, लेकिन ये इस आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने कौन सी शीट किस चीज़ के लिए बनाई है। और अगर आप याद नहीं रख सकते तो उसका भी एक हल होता है। उसका हल ये है कि या तो आप उसकी कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन या शीट में डाल दें कि ये क्या चीज़ है, या फिर आप एक ऐसी शीट बनाएं जिसमें आप लिख दें डिटेल। यहाँ पर आपने लिख दिया डिटेल, लिख दिया, इसमें आपने रख दिया शीट नेम डिस्क्रिप्शन।
ये शीट है, इसका नाम है, इसकी क्या डिस्क्रिप्शन, लाइक फॉर एग्जांपल शीट का नाम है रिस्पॉन्सेस 1, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑडिट रिस्पॉन्सेस गूगल फॉर्म से जो आए थे उसको हमने कोड कर दिया, नंबर्स पे चेंज कर दिया है। दूसरी हमारे पास देखिए शीट 1, शीट 1 में हमने क्या किया हुआ है, शीट 1 में हमने किया हुआ है एवरेजेस ऑफ कंस्ट्रक्ट्स, इसके हमने सिर्फ एवरेजेस लिए थे। शीट और एज इट इज स्पेलिंग लिखेंगे ताकि आपको मसला भी ना हो। शीट 2 है, शीट 2 में ओनली आइटम्स, एवरेजेस, या मतलब आपने जो भी किया है तो इसको आप डिस्क्रिप्शन में, तो इसमें क्या होगा कि आप जब भी 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद भी खोलेंगे तो आपको पता होगा कि इसके अंदर आपने क्या काम किया था, क्या अपडेट्स की थी, कौन सी शीट में क्या रखा है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और ये अपनी रिमेम्बरेंस के लिए होता है, इसको आप रोमन में लिख दें, जिस तरह हम मैसेजेस वगैरह टाइप करते हैं इस तरह भी आप लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको याद रहना चाहिए कि आपने इसके अंदर जो है वो क्या काम किया था। तो इस सेशन के अंदर हमने जो सीखा वो क्या है कि हमारे पास डेटा कहाँ से आएगा, एक्सेल की शीट कहाँ से आएगी, इसमें कैसे कन्वर्ट करना होगा डेटा को, और इसके अलावा एवरेज आउट कैसे कर सकते हैं। अगले सेशन में जो ना उसके डेटा एनालिसिस किस तरह परफॉर्म किया जाता है वो आएगा सर आपका। तो उसमें मतलब जैसे कि समरी स्टैटिस्टिक्स हो गया, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियस कर्टोसिस, ये आ जाएगा सारा आपका, रिग्रेशन कोरिलेशन वगैरह भी आपका जो है वो डेटा एनालिसिस में। तो इसलिए जो है वो यहाँ तक ये वाला सेशन जो है वो आपका एंड हो रहा है। इस सेशन को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ आपके, तो होपफुली कि आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया हो।